हेलो सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। करेंटली स्टॉक 6,670 रुपये पे चल रहा है, जो कि इसके रीसेंट हाई से तकरीबन 26 से 27% नीचे ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ऑल टाइम हाई से बात करोगे तो लगभग 37 से लेके 38% नीचे ये स्टॉक ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में लोगों के मन में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये स्टॉक है उनके मन में एक क्वेश्चन ये है कि क्या अभी भी हमें ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए या फिर इसको मैं सेल करके कंप्लीटली मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, तो क्या इसमें अभी हमें फिलहाल में एक बाई की पोजीशन बनानी चाहिए क्या। आज की इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पजेज से है। सिर्फ इस वीडियो को देख के अगर आप कोई बाई या सेल का डिसीजन लेते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ मैं आपको फिलहाल में फिर से क्लियर कर देता हूं दोस्त। देखो, वैसे ये जो एनालिसिस है ये काफ़ी डिटेल्ड है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें जितना भी डेटा आप देखने वाले हो वो टाटा एलेक्सी के 2 एनुअल रिपोर्ट और इनके 4 कॉन कॉल रिपोर्ट को पढ़ने के बाद से मैंने जो भी डेटा है वो यहाँ पे कलेक्ट किया है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, मैं भी ह्यूमन हूँ, हो सकता है इन डेटा में कोई चीज़ एक दो चीज़ मुझसे ऊपर नीचे हो गई हो, तो मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगा कि अगर आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी मैंने कोशिश पूरी की है कि कोई भी डेटा इधर उधर ना हो। देखो, इस वीडियो में वैसे ये इतने सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सिंपल करने की कोशिश की है। आगे बढ़ने पे आप सबसे पहली जो स्लाइड है इसमें ये नंबर्स मैंने दिखाए हैं कि जब आप टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज को देखते हैं तो कौन कौन से वो नंबर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने, और ये वो सारे नंबर्स हैं जो आपको देखना चाहिए ऐसी कंपनीज को देखने में सबसे पहले ही। तो हम इसी चीज़ से, इनके KPI से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करेंगे इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है पिछले 5 साल का डेटा लेके, क्योंकि हम थोड़े लॉन्ग टर्म की बात करने वाले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने इस एनालिसिस को किया है, जो इनके KPIs के नंबर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं ऐसी कंपनीज में। तो एक एनालिसिस हमने, एक रिपोर्ट बनाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और दूसरा रिपोर्ट हमने बनाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये वाला जो आप देख रहे हो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, इसके बाद से हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वाले को भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके रेवेन्यू की। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, एक सेकंड दे दो। तो अगर हम बात करेंगे इनके रेवेन्यूज़ की, तो अगर आप देखोगे 2019-20 से, तो इसमें लगातार हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैंने एक और कॉलम बनाया है, ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ हमें देखने को मिला या डिक्लाइन। इसमें दोस्त मैं बस आपको इतना ऐड करना चाहूँगा कि ये कंपाउंडेड ग्रोथ की मैंने बात नहीं किया है, मैंने बस इन 2 ईयर्स पे ही हमने बात किया है कि क्या इनमें ग्रोथ है या डिक्लाइन है। तो आप ये मत समझ लेना ये जो नंबर्स है ये कंपाउंडेड है, ये बस इन रिसेंट वाले 2 साल के हिसाब से ये नंबर्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की, तो इसमें हमें बस पिछले 2 एनुअल रिपोर्ट्स को अगर हम कंपेयर करें, अगर रेवेन्यूज़ को कंपेयर करें तो 13% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप इंडस्ट्री के बेंचमार्क की बात करोगे तो वो 8 से 10% का था, तो यहाँ पे देखोगे तो इंडस्ट्री से बेटर किया है टाटा एलेक्सी ने। अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसमें लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों की अगर बात करोगे तो इसमें 2% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला। और मेरे हिसाब से ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से टाटा एलेक्सी के स्टॉक में हमें एक पनिशमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो आप यहाँ पे देख लो नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसमें भी हमें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इतने ग्रोथ से अगर ग्रोथ थोड़ी और ज़्यादा है तो मज़ा ज़्यादा आएगा इस स्टॉक में। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको 5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इसमें भी हमें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक मैंने कॉलम डाला है जो कि है रेवेन्यूज़ पर एम्प्लॉइज़। बेसिकली टाटा एलेक्सी में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय टाटा एलेक्सी को कितने रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे साल में, वो नंबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप FY 2023-24 की बात करोगे तो एक एम्प्लॉय जिसको इन्होंने सैलरी यहाँ पे कितनी पे की वो मैंने डाला हुआ है, यानी कि एक एम्प्लॉय जिसको इन्होंने पूरे साल में 13,70,000 रुपये का पेमेंट किया, उसने इन लोगों को पेमेंट बना के दिया है 40 लाख का। देखो, जब आप IT जैसी कंपनीज को एनालाइज करते हो ना, तो उसमें जो मेन खर्चा आता है वो एम्प्लॉइज़ का ही आता है, क्योंकि वही लोग एक तरह से सर्विसेज देंगे। तो उसमें ये नंबर देखना जरूरी हो जाता है कि पर रेवेन्यू जो एक एम्प्लॉय कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और औसतन हम एक एम्प्लॉय को पे कितना कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी समझ सकते हो दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू पर 1 रुपी सैलरी स्पेंड। तो बेसिकली हर 1 रुपये की सैलरी को देने पे जो रेवेन्यू कंपनी बना रही है वो फिलहाल में 1 रुपये 63 पैसे का बना रही है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे ये लगा कि अगर
अगर आप 2019-20 से अगर बात करेंगे तो देखो इसमें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि समय के साथ इस नंबर्स को देख के ऐसा ही लग रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट होते जा रहे हैं। हो सकता है उनकी ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। हम इनकी बात करें अगर फ्री कैश फ्लोज की, तो उसमें भी हमें एक बहुत ही अच्छा नंबर्स देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कैपेक्स की तो वो भी ठीक ठाक जा रहा है। वैसे इस इंडस्ट्री में कैपेक्स जो रेवेन्यू होता है उसका तकरीबन 5 से 7% देखने को मिलता है, और इसके अराउंड ही इनका भी कैपेक्स है, तो जो कि एक ठीक हमें एक मतलब बैलेंस में देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी अच्छा दिख रहा है। सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स ये जो है इसके बारे में हम आगे चल के थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे हो सकता है शायद इसके बाद में कोई वीडियो बनाऊं उसमें बात करें, क्योंकि अब मैं कोशिश करने लगा हूं वीडियो जितनी छोटी उतनी बेटर हो। पहले मैंने काफ़ी मेहनत करके बड़ी डिटेल में वीडियोज़ डाले, लोग अल्टीमेटली उसे देखते नहीं है तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। देखो दोस्त, इसमें ये जो लास्ट में यहाँ पे कमेंट्री है, तो इसको पढ़ने के लिए मैं एक काम करूँगा, ये जो भी PDF है इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। वैसे जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ वही कमेंट्री मैंने इधर पे डाल दिया है, कि कभी अगर आपको इसको सिर्फ पढ़ के इस नोट्स को अगर आपको समझना है तो आप इस कमेंट्री को पढ़ना, आप पूरी बात समझ जाओगे। ये तो रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कि टाटा एलेक्सी के KPIs। अब हम बात करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे। तो यहाँ पे मैंने 5 क्वार्टर्स को लिया है और इन चीज़ों को एनालाइज किया है। देखो दोस्त, यहाँ पे भी आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ है ये बस रीसेंट क्वार्टर्स का है। मैंने यहाँ पे ये नहीं किया है कि 2024-25 के Q2 के रिजल्ट्स को 2023-24 के Q2 के रिजल्ट से कंपेयर किया हो। मैंने इस वाले से और इस वाले के बीच के कंपैरिजन के बाद से यहाँ पे ग्रोथ और डिक्लाइन दिया हुआ है। हम बात करें अगर रेवेन्यूज़ की, तो इसमें हमें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अगर आप बात करोगे ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो यस ये नीचे आया है, 30% से ये घट के आ गया है 27.9% पे, यानी कि आप कह सकते हो लगभग 2.1% का चेंज है, इसमें डिक्लाइन है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे, अगर आप इससे इसको कंपेयर करोगे, तब तो कोई चेंज नहीं है। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पहले 24% था, फिर 24.5 हुआ, फिर 25.9 हुआ, 24.6 एंड देन 24.5। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी सफ़र कर रही है। अगर हम EPS की बात करें तो वो भी नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम ये वाला जो जितना भी नंबर है ये अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ, तो ये सेम चीज़ है, वहाँ से आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ये जो आप नीचे वाली देख रहे हो टेबल, ये डिट्टो ये ऊपर वाली सेम है। इसमें बस मैंने ये कमेंट्री का सेक्शन ऐड कर दिया है, ताकि अगर आपको पढ़ के समझना हो तो आप इस चीज़ को समझ पाओ। यहाँ पे मैंने एक डिस्क्लेमर भी स्टार मार्क करके डाला है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपेरिजन है वो पिछले क्वार्टर से किया हुआ है, आप इधर वाले से मिक्स करके देखने मत लगना। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स तो आपने KPIs के बारे में देखा टाटा एलेक्सी के, और इनमें हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। मतलब मेरे हिसाब से ये नंबर बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल में ये जो इंडस्ट्री है थोड़ी सी तो इधर उधर चल रही है, जो पूरा मार्केट है ओवरऑल थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, बट अभी पे जो नंबर्स मैंने जितने देखे कोई भी प्रॉब्लम मुझे पर्सनली देखने को नहीं मिली। मैं कह सकता हूँ एकदम प्राउडली कि यार इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इस कंपनी के। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके थोड़े से बिजनेस में जो मार्जिन्स हैं उनकी। तो मैंने इनमें ये पढ़ा कि इनके बिजनेस का वो कौन सा सेगमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन है। तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस है उसमें ये लोगों को हाईएस्ट मार्जिन है। और अगर इस वाले सेगमेंट की अगर मैं हाईलाइट्स की बात करूँ तो देखो, इनके हाईएस्ट मार्जिन होने के साथ ही साथ इनका यही वाला जो सेगमेंट है वो सबसे स्पीड से ऊपर जाने वाला है। इवन यहाँ पे मैंने एक टेबल डाला हुआ है, अगर आप इसमें पढ़ोगे तो ये आपको ये बता रहा है कि रेवेन्यू में ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन वाले सेगमेंट में किस स्पीड से देखा गया। अगर आप बात करोगे तो देखो 19-20 से लेके 23-24 तक का यहाँ पे डेटा है। 19-20 में जो रेवेन्यू ट्रांसपोर्टेशन वाला 850 करोड़ का था वो 2023-24 में बढ़ के 1723 करोड़ का हो गया है। आप कह सकते हो लगभग 2x का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। यहाँ पे वही ग्रोथ आपको परसेंटेज वाइज दिखाया गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस वाले सेगमेंट पे इनका मार्जिन हाई है। अगर आप खुद से पढ़ते हो तो कमेंट्री पढ़ने की जरूरत आपको पड़ जाएगी। अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम बात करें कि जो मैनेजमेंट का व्यू है ये तो वो हो गया कि जिसमें ग्रोथ आपको देखने को मिला। अब हम बात उस पर करते हैं कि आने वाले 5 साल में टाटा एलेक्सी में कैसा हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो जो इनके कॉन और एनुअल रिपोर्ट से पढ़ने को मिलता है वो ये है कि जो मैनेजमेंट का व्यू है, मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि यार जो हमारा टोटल रेवेन्यू है ना उसमें हमें 15 से 20% एनुअल ग्रोथ देखने को हम मिल सकता है, और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस है, जो सबसे हाईएस्ट मार्जिन वाला बिजनेस है, उसमें 20 से 25% एनुअल ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
उसको इस वाले बिजनेस को छोड़ के ये वो सारे भी वर्टिकल्स हैं जिनमें ये कंपनी काम करती है, बट हाईएस्ट वाला जो मार्जिन है वो किस में है, ट्रांसपोर्टेशन में है। अगर मैं बात करूँ इनके बिजनेस के बारे में, जब मैं पढ़ रहा था, जो भी इनके बुक्स पढ़ रहा था, तो उसमें मैं ढूंढ रहा था कि क्या बिजनेस में जो मैनेजमेंट है उसके इंटीग्रिटी पे कभी तो कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं खड़ा किया, और मुझे ऐसे एक भी चीज़ें नहीं मिली जिसको पढ़ के ये लगा हो कि यार बिजनेस में जो इंटीग्रिटी है, मैनेजमेंट की जो इंटीग्रिटी है, उस पर कोई डाउट किया जाए। तो मेरे हिसाब से यार कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, एकदम प्योर, मतलब कोई रेड फ्लैग दिखा ही नहीं। अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो देखो अभी तक हम इनके ऑफिशियल, जैसे आप देखते हो ना स्क्रीन पे, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, अभी तक हमने वो नहीं देखा है। लेकिन ये जो डेटा है, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो तो लगभग इस पूरे नंबर्स को आप इजीली समझ जाओगे। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले P&L स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पिछले 5 क्वार्टर्स का। अगर आप इसमें भी ये जो ग्रोथ वाला नंबर आप बात करोगे तो ये बस इन दोनों के कंपैरिजन से ही मैंने बनाया है। लेकिन अगर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है, बेसिकली Q2 2024-25 को Q2 23-24 से कंपेयर करना है, तो आप ये वाला नंबर देख लो, आपका काम चल जाएगा। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो उसमें 12.3% से ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो उसमें 1% से ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो उसमें 2.1% से डिक्लाइन देखने को मिला। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो उसमें 21.2% से ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो उसमें 0.5% से ग्रोथ देखने को मिला। और अगर हम बात करें EPS की तो उसमें 21.7% से ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम बात करें इनके बैलेंस शीट की तो देखो दोस्त, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, बट मुझे ना कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं, तो इस वजह से बैलेंस शीट में मैं बहुत ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ और इनके कैश फ्लो में बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ। मैंने चेक किया, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोग, जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, आपकी बात शायद मैं नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को ये नंबर्स बहुत डीप में समझ में भी नहीं आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी समझ में नहीं आएंगे, तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको इतना डीप में आता तो शायद मेरे हिसाब से आप खुद भी कर रहे होते हैं ना, आप यूट्यूब पे सर्च क्यों करते, फिर मैं किस काम का हूँ। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की बात करते हैं। तो देखो रेशियोज़ में सबसे ज़्यादा एक बिज़नेस में क्या ज़रूरी होता है, एक बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या बिज़नेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्या बिज़नेस में ग्रोथ है कि नहीं, और क्या कंपनी इफ़िशिएंटली काम कर रही है कि नहीं। तो इन्हीं तीनों रेशियोज़ को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो यहाँ पे आप लगातार देख सकते हो, मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रखा हुआ है। जो इंडस्ट्री का बेंचमार्क है वो है 25 से 30% का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल में जो हमारा था वो 29% का था। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है टाटा एलेक्सी उसको तो मीट कर रहा है। अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो इस बार एलेक्सी का कितना था, 22.3% का, और इंडस्ट्री का बेंचमार्क कितना है, 18 से 24। तो यहाँ पे भी ये नंबर कोई खराब देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम EPS की बात करें तो वो 127 रुपये का था, और इसमें इस साइज के जो फर्म्स हैं उसमें कितने का देखने को मिल रहा है, 120 का। अगर हम बात करेंगे कि इनके रिटर्न ऑन इक्विटी पे तो जो इंडस्ट्री का है वो 15 से 20% का है, और जो टाटा एलेक्सी है इसका 18.4% है। तो आप ये कह सकते हो कि इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है उसको फिलहाल में तो ये एक्सीड नहीं कर रहा है, बट आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, शायद इन सारे बेंचमार्क्स को ये क्रॉस करता हुआ आगे देखने को हमें मिल सकता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपनी कितना एफिशिएंट है, तो ये वाला मैं आपको ऑलरेडी बता के आ रहा हूँ। बेसिकली एक एम्प्लॉय कितना रेवेन्यू जनरेट करता है और उसके लिए वो कितना पेमेंट हम उसको दे देते हैं। तो बेसिकली हर 1 रुपये को खर्च करने में सैलरी में हमें कितने रुपए का बिजनेस बनता है। अगर हम बात करें इनके ग्रोथ वाले रेशियो की तो दोस्त, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो देखो जो इंडस्ट्री का बेंचमार्क है वो 8 से 10 है, और अगर आप इस साल की बात करोगे रेवेन्यू की ग्रोथ की तो 13% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11, नेट प्रॉफिट 13, और EPS में 5% का। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस की हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से ग्रोथ आ रहा है। ओवरऑल देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ कि स्टॉक के फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला, मतलब सब कुछ सही मिला। उसके बाद भी क्वेश्चन ये है कि तो फिर अगर सब कुछ बढ़िया ही है तो ये स्टॉक नीचे आया ही क्यों, आ ही क्यों रहा है, क्यों नहीं ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। देखो उसके मेन जो रीजंस हैं उनमें जो चीज़ें मुझे दिखी वो ये रीजंस देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी से एक्सपेक्टेशंस थी ना वो चीज़ कंपनी ने मीट नहीं किया, इस वजह से इसको इतना ज़्यादा पनिशमेंट देखने को मिल रहा है। बेसिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, कंपनी उस पर खरी नहीं उतरी, जिसकी वजह से पनिशमेंट है। ऑल्सो इन्होंने देखा जाए तो प्रॉफिट का जो 31% का नंबर था वो 29% पे आ गया, तो उसकी वजह से भी स्टॉक नेगेटिवली हिट हुए। साथ ही साथ अगर आप वैल्यूएशन और पीयर भी कंपैरिजन करोगे ना, तो जब ये ऊपर की ओर चल रहा था तो अब ये लगभग ओवर वैल्यूड वाले ही जोन में था उस समय पे। अगर आप पीयर कंपैरिजन करते, फिलहाल में तो जो रेट है 67 रुपये का, इस पे अगर आप करोगे तो शायद आपको उतना ओवर वैल्यूड नहीं लगे। लेकिन जब ये स्टॉक 10,000 रुपये का था तो वहाँ पे ये ओवर वैल्यूड था, जिसकी वजह से इतना बड़ा पनिशमेंट हमें देखने को मिला। लोग उसको इसके बाद से अवॉइड करने लगे थे कि यार इसका जो PE का मल्टीपल है वो काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा है इसके पीएस के मुकाबले, तो लोग उसको नहीं उठा रहे थे।
और साथ ही साथ जो एक और रीज़न है मेरे हिसाब से वो ये है कि जो ब्रॉडर मार्केट का जो कंडीशन है ना वो थोड़ा बेकार है। आप देख रहे हो निफ्टी डामाडोल चल रहा है, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा हिला हुआ है, तो इस स्टॉक में भी वही वाला हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। देखो मेरे हिसाब से अगर इस आप कंपनी के बारे में बात करोगे, किसी के पास ऑलरेडी है, मेरे हिसाब से यार स्ट्रांगली होल्ड करो। इतनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी और क्या ढूंढ रहे हो? आप कोई ज़मीन वमीन खरीदते हो तो हर दिन उसे बेचने की बात करते हो क्या? बिल्कुल नहीं। स्टॉक स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, बढ़िया कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, तो फिर टेंशन किस बात की है? इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है कि जिन लोगों को लग रहा है कि यार अभी पे मुझे खरीद लूँ क्या, डायरेक्ट मैं नहीं डायरेक्ट बोलूँगा क्या, मतलब ऑथराइज्ड नहीं हूँ, कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी जगह पे मैं होता मैं तो सोचता, मुझे फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग लग रही है। अगर हम लंबे समय की बात करें 3-4-5 साल में, तो इसमें बढ़िया ग्रोथ मेरे हिसाब से इसमें हमें देखने को मिलेगा। अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि यार ये स्टॉक क्यों गिरा, तो ये 3 लिंक्स के यहाँ पे आर्टिकल्स के लिंक्स हैं, आप एक बार गो थ्रू करना, शायद आप थोड़ा सा कनेक्ट करोगे। आप इस बस लिंक्स पे आपको क्लिक करना है, ऐसा एक लिंक आएगा, यस पे क्लिक करना, आप सीधा गूगल क्रोम में चले जाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला और आपको एक क्लैरिटी आई कि क्या हमें टाटा एलेक्सी में भी हमें फ़िलहाल में क्या करना चाहिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करके ही जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो मेरा मोटिवेशन है वो थोड़ा हाई हो जाता है और ये जो इतना पढ़ने लिखने का काम है इसमें थोड़ी हिम्मत आ जाती है। देखो अगर मैं खुद उसमें पैसे डाल रहा हूँ फिर तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर किसी और के लिए बंदा जब पढ़ रहा होता है ना, तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग वाली मोटिवेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।